अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई है। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर दुबई जाने की खबर है, तो उधर तालिबान ने कहा कि वो कुछ काबुल के हिस्सों में प्रवेश करने जा रहा है। उसने इस दौरान नागरिकों से ना घबराने की अपील की है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन का नियंत्रण भी अपने कब्जे में ले लिया है और इसी बीच काबुल में स्थित अमेरिकी दूतावास ने दावा किया कि एयरपोर्ट पर आग लगा दी गई है। इस बीच दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत का दायरा लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, वहां डर का माहौल बनता जा रहा है। खबर है कि तालिबान के काबुल के दरवाजे तक पहुंचते ही शहर में गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। हालांकि खुद तालिबान की तरफ से किसी भी तरह की हिंसा न किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं वो इस बात की साफ तस्दीक कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में मुसीबतों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काबुल में तालिबान का कोहरा। चारों तरफ से घिरा काबुल। गोलीबारी से फिर गूंज उठा शहर। अफगानिस्तान में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे तालिबानी लड़ाकों के वर्चस्व का दायरा बड़ा होता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि तालिबान के लड़ाके अपने लाओ लश्कर के साथ काबुल के दरवाजे तक पहुंच गए। काबुल के चारों कोनों को तालिबान ने अपने शिकंजे में कस लिया है। ये 5 तस्वीरें अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत को साफ बयां कर रही हैं। कहीं तालिबानी लड़ाकों ने शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, तो कहीं अमेरिकी विमान को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच एयरपोर्ट पर भगदड़ वाले हालात भी पैदा हो गए हैं, जबकि अमेरिकी दूतावास में आग लगने की भी खबर आ रही है। इन सब के बीच तालिबान की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है, राजधानी काबुल एक बड़ा और घनी आबादी वाला शहर है, इसलिए इस्लामिक अमीरात के मुजाहिदीन का इरादा युद्ध से शहर में प्रवेश करने का नहीं है, बल्कि शांति से काबुल में प्रवेश करने के लिए दूसरे पक्ष से बातचीत करना है। हम दोहराते हैं कि इस्लामिक अमीरात का किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। काबुल प्रशासन में सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में सेवा करने वाले सभी लोगों को माफ कर दिया गया है और सभी सुरक्षित हैं। किसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सभी को अपने घर में रहना चाहिए और देश छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। اون زمانی که یک توافق در کابل صورت نگیره، در افغانستان صورت نگیره، ما به همه شما اطمینان میدم که امنیت کابل تامین است. فرزندان شما، نیروهای امنیتی شما، همه مردم آماده دفاع از کابل هستند. इतना ही नहीं, तालिबान के एक प्रवक्ता ने अपने लड़ाकों को कुछ बेहद अहम निर्देश भी दिए हैं। इस निर्देश के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों को काबुल के गेट पर तैनात रहने को कहा गया है। तालिबान के लड़ाकों से कहा गया है कि शहर के अंदर ना घुसे। काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगानिस्तान सरकार की है। तालिबान काबुल में लड़ाई नहीं करेगा। उधर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने लोगों से संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने सरकारी दफ्तरों, उपकरणों, पार्क, सड़क और पुलों को नुकसान नहीं पहुंचाने को भी कहा है। साथ ही किसी को भी निजी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। हालांकि इसके साथ साथ सभी पर सख्त नजर रखने को भी कहा गया है। भले ही तालिबान काबुल में शांति का संदेश देने का दावा कर रहा है, लेकिन तालिबान के इरादों से लोग लगातार खौफ जदा हैं। इसी कड़ी में तालिबान ने कंदहार में अमेरिका के एक सैन्य विमान का वीडियो जारी किया है,
तालिबान का दावा है कि उन्होंने कंदहार में कब्जे के बाद इस विमान को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान की ओर से जारी इस वीडियो में कुछ और विमान भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के खतरनाक इरादों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों से न डरने की अपील की है। बावजूद इसके लोगों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। که امنیت ملی در پهلوی پلیس و اردوی ملی مثل که بازیس به دفاع و عریضه به هدایت دادیم مسئولیت امنیت تمام شهروندای ما رو به عهده بگیرن. این مسئولیت ماست و ما این مسئولیت با وجه احسن انشاءالله تعالی ادا میکنیم. Right now it's fine. The people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. I'm not afraid of them. We are not the people who will, go back to the dark era. काबुल में तालिबान के घुसने के साथ ही लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल है। जिन इलाकों में पहले से ही तालिबान ने कब्जा कर लिया था, वहां पहले से ही सैकड़ों लोग काबुल में शरण ले चुके हैं। काबुल की सड़कों पर ऐसे ही सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ नजर आ जाएंगे। इन लोगों के पास न तो रहने की जगह है और न ही खाने पीने का कोई सामान। परेशान लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर काबुल की सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। इन लोगों को अपनी जान बचाने की चिंता तो है ही, छोटे बच्चों को बचाने और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। والا زندگی جو دیگه چه رقم میباشه خودتون دیده را که والا روز هفته و شب خونه است، نه فرش است، نه ظرف است، نه کدام کمپلی است، نه خوراکی صحیح است. یعنی میال 20 رو بعد جیب ما مونده بود دیگه ایران مونده بودیم چی کنیم؟ پای جای کسی بمون بده نه تا 20 رو ما چی بکنیم؟ کی را یو طفلای خورده کی نونم. वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना की टुकड़ियां अपने राजनयिक और कर्मचारियों को देश से बाहर ले जाने के लिए वहां पहुंच रही हैं। अमेरिका ने 5000 सैनिकों को भेजा है जो अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों की वापसी में मदद करेंगे और उन्हें विमान सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये सैनिक अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को संदेश भेजा है कि अगर अमेरिकी राजनयिकों को कोई परेशानी हुई तो तालिबान को कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को यह भी कहा है कि अमेरिकी दूतावास सभी को चार्टर्ड विमान मुहैया नहीं करवा सकता है। ऐसे में लोग कमर्शियल फ्लाइट से भी यूएस लौट जाएं। इतनी जल्दी घटनाक्रम बदला है कि राजदूत और वहां पर विदेशियों को निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते तालिबान ये नहीं चाहेंगे कि उनकी छवि खराब हो और उनके मारकाट में उनके फायरिंग में विदेशी मारे जाएं। जी तो एक तरीके से जो भी हो मजबूरियां, अगर आम जनता की जिंदगी बचती है, जान बचती है तो ये अच्छा है। हाँ। और जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार आज कोई बड़ा फैसला लेगी और तालिबान को सत्ता सौंप देगी। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच बीएसएफ के डीजी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत सीमा पार से पैदा हुए हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। Taliban is spreading their wings in Afghanistan. Are you expecting or you are prepared for any threat along with the Pakistan border? When we prepare our security plan for the border, we keep into consideration all situations emerging across the border. अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान के लड़ाके अपना वर्चस्व कायम करते जा रहे हैं, उस वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल आम लोगों को उठानी पड़ रही है। डरे और सहमे लोग किसी भी तरह से खतरे के टलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गोलियों की लगातार आ रही आवाजें इस बात की ओर साफ इशारा कर रही हैं कि अफगानिस्तान पर अभी और भारी मुसीबत टूटने वाली है। अफगानिस्तान छोड़ दूसरे देश गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी कर सफाई दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि
देश में खून खराबा रोकने के लिए ये कदम उठाया है। मेरे रहते हुए तालिबान के काबुल में आने के बाद झड़प होती, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती। मुझे एक मुश्किल फैसला करना पड़ा, या तो मैं हथियारों से लैस तालिबान जो राष्ट्रपति भवन में दाखिल होना चाहते थे उनके सामने खड़ा हो जाऊं, या फिर अपने प्यारे मुल्क जिसकी बीते 20 सालों में सुरक्षा के लिए मैंने अपनी जिंदगी खपा दी, उसे छोड़ दूं। अगर इस दौरान अनगिनत लोग मारे जाते और हमें काबुल शहर की तबाही देखनी पड़ती, तो उस 60 लाख आबादी के शहर में बड़ी मानवीय त्रासदी हो जाती। तालिबान ने तलवारों और बंदूकों के जोर पर जीत हासिल कर ली है और अब मुल्क की आवाम के जान और माल और इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी तालिबान है। मगर वो दिलों को जीत नहीं सकते। इतिहास में कभी भी किसी को सिर्फ ताकत से ये हक नहीं मिला और ना ही मिलेगा। जिस हकीकत से दुनिया डर रही थी, वही तस्वीर अब डराने लगी है। पहले ये माना जा रहा था कि अफगानिस्तान सेना तालिबान को रोक सकती है, लेकिन जो तस्वीरें अफगानिस्तान से बाहर आ रही हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि अफगान सेना तालिबान से लड़े बगैर ही ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। अफगानिस्तान में हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन की महज औपचारिकता ही बाकी बची है। यानी अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का खौफनाक राज वापस लौट आया है। हजारों लोग बिना खाना का डरता है और उसके बाद गोली मारता है और जब खूबसूरत लड़का है उसको बोलता है हमारा साथ चलो। करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। सारे लोग दे आर लिविंग इन अ डेंजरस सिचुएशन। काबुल पर तालिबान काबिज। काबुल में तालिबान की एंट्री। अफगानिस्तान में तालिबान राज। अफगानिस्तान में फिर लौटा तालिबान। ये काबुल से आई सबसे ताजा तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप लोगों के हुजूम को हाथ में सामान लेकर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब आपको इन तस्वीरों की हकीकत का पता चलेगा तो आपकी हैरानी बढ़ जाएगी। दरअसल तस्वीर में दिखने वाले ये तमाम लोग कैदी हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने घुसने के बाद काबुल की सबसे बड़ी जेल पुलिस चरखी में कैद तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। मतलब साफ है कि तालिबान ने अभी से ही अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखकर तो आपकी हैरानगी और भी बढ़ने वाली है। ये दक्षिण अफगानिस्तान के कुनार सूबे के असदाबाद शहर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में लोगों की भीड़ पत्थरबाजी कर रही है। दरअसल शहर के लोग अफगानिस्तान की सेना की गाड़ियों में सवार सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे हैं। खबर के मुताबिक ये वो सैनिक हैं जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के लिए तालिबान से नहीं लड़ना चाहते, लिहाजा वो शहर छोड़कर भाग रहे थे। इसी दौरान जब ये सैनिक गाड़ियों में सवार होकर शहर से निकल रहे थे तो लोगों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों के गुस्से से बचने और अपनी जान बचाने की गरज से भाग रहे सैनिकों ने हवा में गोलियां भी चलाई। खबर के मुताबिक तालिबान के लड़ाके काबुल शहर में घुस चुके हैं और अफगान सरकार और तालिबान के बीच सत्ता परिवर्तन की महज औपचारिकता ही बाकी बची है। लेकिन काबुल के बाशिंदे अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। Right now it's fine. The people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. Right. Yes, but recently life has become difficult for people. People worried about how the way Taliban treat us before and now. It's a little different. काबुल का थोड़ा सा ठीक है, बाकी प्रोविंसेस ठीक है। बाकी प्रोविंस में क्या हालत है?
प्रोविंस में तो लड़ के प्रोविंस तालिबान ने अपने हाथ में लिया, बट काबुल को प्रोविंस मतलब कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान को काबुल को हमारे गवर्नमेंट ने बगैर कोई लड़ाई, बगैर कोई फायरिंग, बगैर कोई अटैक तो तालिबान को दे रहे। अभी गवर्नमेंट चेंज हो रहे हमारे ख्याल में। सोवियत संघ की सेना साल 1979 में अफगानिस्तान में घुसी थी और इसके बाद शुरू हुआ ना खत्म होने वाली जंग का एक ऐसा सिलसिला जो अफगानिस्तान में आज भी बदस्तूर जारी है। 40 साल बीत चुके हैं लेकिन अफगानिस्तान में जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान छोड़कर जाने के बाद अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद तालिबान को सत्ता से हटाने की गरज से अफगानिस्तान में जंग की शुरुआत की। तालिबान तो सत्ता से बेदखल हो गया लेकिन जंग फिर भी नहीं रुकी। आखिरकार 2021 में अमेरिका और तालिबान में शांति समझौता हो गया। अब अमेरिकी फौज करार के मुताबिक अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही है तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर एक बार फिर जंग छेड़ दी है। 1 मई 2021 से अमेरिकी सेना की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ और उधर तालिबान ने 4 मई 2021 से एक नई जंग की शुरुआत कर दी। अफगानिस्तान में 34 प्रांतों में कुल 407 जिले। 4 मई 2021 से तालिबान ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। मई 2021 में तालिबान अफगानिस्तान के 77 जिलों पर काबिज था। 129 जिलों पर अफगान सरकार का कंट्रोल था। 194 जिलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच संघर्ष चल रहा था। 16 जून तक तालिबान ने 104 जिलों पर कब्जा कर लिया। अफगान सरकार का कंट्रोल महज 94 जिलों तक रह गया। 27 जुलाई तक तालिबान आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था, यानी तालिबान 221 जिलों पर काबिज हो चुका था। 12 अगस्त तक तालिबान के कब्जे में कंधार समेत 242 जिले आ चुके थे। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल में एंट्री कर ली, यानी 15 अगस्त तक तालिबान अफगानिस्तान के 34 में से 29 सूबों पर अपना कब्जा जमा चुका था। हैरानी तो इस बात की है कि तालिबान के लड़ाकों ने महज 4 महीने के वक्त में पूरे अफगानिस्तान पर करीब करीब कब्जा जमा लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जो अभी शहर में कर दिया है, क्योंकि अभी जो है ये एक चीज दिखाता है कि पेनिट्रेशन जो है तालिबान की तरफ से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूं और वो समझना बहुत जरूरी है। मैप की तरफ देखिए, अगर आप साउथ और ईस्ट की तरफ से देखें तो पाकिस्तान इधर आता है, उसके बाद फिर ताजिकिस्तान का बॉर्डर आता है, फिर उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर आता है, फिर तुर्कमेनिस्तान का और ईरान का। तो एक तरफ से तालिबान की एक पॉलिसी या जो उन्होंने एक जो स्कीम बनाई थी ये लड़ने की कि जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स है उनके ऊपर कंट्रोल कर लें। तो शुरुआत में ही उन्होंने ये पूरे बॉर्डर क्रॉसिंग पर कंट्रोल कर लिया है। बस सिर्फ 1 या 2 बॉर्डर क्रॉसिंग है इस समय पर जो अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल कर सकती है। इससे क्या उनका मकसद था कि काबुल में वो एक तरह से घेराव इस प्रकार से लगा दें कि काबुल जो है जो सीज जिसको बोलते हैं, एक तरह से सीज सिटी हो जाए और यहां पर इनका पेट्रोल, पानी, खान, राशन वगैरह सब आना बंद हो जाए, जिससे कि सरकार अपने आप ही हथियार छोड़ देगी। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2007 के बाद से अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष में 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान की जंग में 1000 से ज्यादा नेटो सैनिक मारे गए। इस जंग में करीब 47,000 अफगान नागरिकों की जान गई। वहीं करीब 73,000 अफगान सैनिकों और पुलिस वालों की भी मौत हुई। इस दौरान 10,000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके भी मारे गए। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक तालिबान इस वक्त पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा मजबूत हालत में है। उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। आलम यह है कि अब अफगानिस्तान की सरकार के अधिकार में देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से महज 6 प्रांतीय राजधानियां ही बची हैं। और अफगानिस्तान के हालात को देखकर लगता है
क्या अब अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का राज लौट आया है? काबुल से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान में सत्ता तालिबान के पास चले जाने के बाद वहां से दिल्ली आए अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के वरिष्ठ सलाहकार अहमद जई ने कहा कि अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्सों में शांति है और लगभग सभी राजनीतिक लोग काबुल छोड़ चुके हैं। वहां पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के रिश्तेदार जमील करजई भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अफगानिस्तान में बने हालात के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। जबकि काबुल से दिल्ली आई एक महिला ने न्यूज 18 से कहा कि वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही कि पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान अल्लाह, जो कि राष्ट्रपति गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के एडवाइजर हैं। क्या हालात हैं इस वक्त काबुल में और क्या आपकी सरकार, आपकी वहाँ की सेना ने घुटने टेक दिए तालिबान के सामने? नहीं, हम घुटने किसी वक्त हम नहीं पेंगे, लेकिन ये पता हमको भी नहीं चला कि हमारा आर्मी, हमारा सारा कंट्री कैसा सिलेंडर हो गया तालिबान को। ये जो मेरे ख्याल में हमारे साथ जो अभी राष्ट्रपति कहाँ पे हैं? राष्ट्रपति हम तो फ्लाइट में थे, हमको पता नहीं थी कि शाम तक दोपहर तक वो अफगानिस्तान में था। नए तालिबान और पुराने तालिबान का क्या मतलब है? नया तालिबान इंशाल्लाह अच्छा होगा पुराने तालिबान से। हम इसलिए आए कि अफगानिस्तान के आइंदे के लिए या तालिबान के साथ जॉइन हो गवर्नमेंट या दूसरा तरीके से हम कैसे अफगानिस्तान के लिए सर्विस या खिदमत करेंगे, उसके लिए हम आए। दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे, इंडिया गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। एमबीसी के साथ हम इंशाल्लाह, हमारे साथ पार्लियामेंट मेंबर भी है, कल या परसों हम एमबीसी में इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे। अफगानिस्तान के आइंदा सिचुएशन के लिए हम बात करेंगे। जब मैं वहाँ से भागा हूँ तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं मेरे क्या हालात होंगे या वहाँ के क्या हालात होंगे? यानी कि तालिबानी शासन एक बार फिर से शुरू होने वाला है? I don't know yet. Maybe they have changed or maybe they have their own. सर, आप वहाँ के पूर्व सांसद भी हैं? जी, पूर्व सांसद MP भी हैं? नहीं, अभी नहीं है, मैं एक्स MP हूँ। तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि टाइम लगता है। अभी आप देखना पड़ेगा कि इनका सोच और विचार वही है जो पुराने हैं या वो बदल चुके हैं। लेकिन इस तरीके से अशरफ गनी ने इस तरीके से कर दिया, एकदम ये तो कर दिया। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और वो एक गद्दार है। उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया और तारीख उनको माफ़ नहीं करे। तो अभी पाकिस्तान का हालात से देखते हैं, वहाँ के लोग आ रहे हैं। रोल नहीं है, पाकिस्तान का रोल क्या या फिर पाक आर्मी का क्या रोल है वहाँ? मैंने तो खुद नहीं देखा है, लेकिन वो तो पता चलता है कि तालिबान किसके थ्रू से आए हैं। बिल्कुल, महिलाओं की स्थिति है क्योंकि महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा अभी तो वुमेन्स या महिलाएं तो अभी घर में है, तो बेचारे स्कूल नहीं सकते, किधर नहीं जा सकते। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने देश की सभी सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं बताए। उन्होंने केंद्र सरकार से सीमाओं पर ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की है क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान से ज्यादातर प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और अपनी सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि अफगानिस्तान का तालिबान के हाथों में जाना हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान सांठगांठ को मजबूत करेगा। संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हमें अब अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त सजग रहने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज केरल का दौरा करेंगे। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्य का दौरा करेंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। मनसुख मांडविया अपने दौरे के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करेंगे।
यूपी के सीतापुर में एक परिवार ने शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन पर लूटपाट का आरोप लगाया। परिवार के मुताबिक जब वो सो रहे थे तभी दुल्हन घर में रखे गहने और पैसे लेकर फरार हो गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस छानबीन में जुट गई। यूपी के महोबा में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आरोप है कि इस महिला से छेड़खानी की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया। इस बात से नाराज आरोपी के माता-पिता ने इस महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी की मां को हिरासत में ले लिया, जबकि उसका पिता फरार है। राजस्थान के पुष्कर पहुंचे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास के सामने ही पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरोप है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष के पहले स्वागत को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हो गए। बाद में किसी तरह कार्यकर्ताओं को शांत करवाया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पतंग के मांझे की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर जा रहे इस आदमी के गले में पतंग का मांझा उलझ गया, जिसकी वजह से उसका गला कट गया और मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 8 गोल्ड मेडल समेत 15 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मामूली विवाद पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस हंगामे में कई लोग घायल भी हो गए, क्योंकि मामूली विवाद पर बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने न केवल डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, बल्कि खूब पत्थर भी बरसाए। इस हंगामे में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी डंडों और पत्थर लेकर एक दूसरे पर हमला किया। वहीं आसपास के लोग अपने घरों की छत पर खड़े होकर ये हंगामा देखते रहे। इस दौरान कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों की ये लड़ाई काफी देर तक चली। बताया गया कि बाद में मामला थाने तक पहुंचा और पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। पश्चिम एशिया के देश लेबनान की राजधानी बेरूत में एक तेल टैंकर में हुए धमाके की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने उस टैंकर के मालिक के घर पर आग लगा दी। धमाके की इस घटना में कई लोग घायल भी हुए, जिसकी खबर मिलते ही उनके घर वाले अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने त्रिपोली में उस टैंकर के मालिक के घर को आग के हवाले कर दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में वो घर आग की लपटों में घिरा नजर आया। 2 मंजिला इस इमारत के चारों तरफ से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए वहां पुलिस के साथ सेना के जवानों को भी भेजा गया, लेकिन उनके सामने ही भीड़ काफी देर तक वहां उत्पात मचाती रही। इससे पहले बेरूत में तेल टैंकर में हुए धमाके के बाद वहां पहुंची पुलिस इस मामले की जांच करती नजर आई। इस घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के कई लोग पहुंचकर वहां हंगामा करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के 3 दिनों के दौरे पर हैं। राहुल आज बन्नान खावड़ी के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो 2 पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब एक कार की बस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में घायल 5 लोगों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरोना की वजह से बंद ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर को आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि मंदिर में प्रवेश के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इनके बिना किसी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तिरंगा फहराने के बाद अपने 88 मिनट के भाषण में कई बड़े ऐलान किए। साथ ही पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे आने वाले 25 साल न्यू इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। देश आजादी के जश्न में डूबा है। हर तरफ आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया जा रहा है। इसी उत्सव के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने तीसरे सबसे लंबे संबोधन में किसानों, युवाओं, दलित और ओबीसी के बारे में बात की।
साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार देने वाली 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना और बेटियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया, वहीं टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए तालियां भी बजवाई। आज इस आयोजन में ओलंपिक में भारत के युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में है। कुछ यहाँ है, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहाँ मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। देश के नाम अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुई त्रासदी का भी जिक्र किया। साथ ही लोगों को एक नया मंत्र भी दिया। लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन का अंत पीएम मोदी ने एक कविता का पाठ भी किया। ये समय है साझा स्वप्न देखने का।